नमस्कार स्टूडेंट, नकुल कुमार योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो क्लास 12 फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट हमने जो सीखा था क्लास 10th में जो सीखा था उसमें पढ़ा था हमने स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा था, जरा सा विद्युत क्षेत्र के बारे में सीखा था, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे अब 12th क्लास में जो पढ़ेंगे वो 10th क्लास में जो सीखा था हमने विद्युत धारा के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत धारा के बारे में और भी बहुत सारी बातें सीखी थी, उसके बड़े रूप में हम सीखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है हमारे पास स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है? स्थिर वैद्युत की। स्टूडेंट आपने जो क्लास 10 में सीखा था उसमें आपने पढ़ा है कि अगर स्थिर आवेश है, कौन सा आवेश? स्थिर आवेश है, तो वो केवल क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर वो आवेश कैसा हो? गतिमान हो, तो आपने सीखा है गतिमान आवेश स्थिर आवेश की तुलना में दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्लियर? मैंने क्या कहा? अगर स्थिर आवेश है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर जो गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न कर सकता है? स्थिर आवेश के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आपने सीखा है, पढ़ा है। क्लियर? उसके बाद आज हम बातें करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में स्थिर वैद्युत की यूनिट का नाम है। आपने पढ़ा है कि स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टूडेंट हम फिर इसकी इस शाखा का नाम पर इसकी जो परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है, स्थिर और वैद्युत की। क्लियर? तो जहां पर विद्युत धारा या विद्युत की बात करें कैसे की? स्थिर की, तो इसकी परिभाषा जो हुई हम किस प्रकार बताएंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा या उस शाखा जिसमें ये किसका अध्ययन करते हो? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हो, क्या कहलाती है हमारे पास? ये शाखा क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत की कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट, आज जो पढ़ेंगे इसमें वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, और जो बाद में पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट जो है दो चैप्टर में डिवाइड है। एनसीईआरटी दो चैप्टर में डिवाइड है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव। क्लियर? तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक, चैप्टर फर्स्ट संबंधी कुछ टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दें, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 1 to 10 तक देखना। जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम सिंपल वे में कम समय में बताने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आपकी जो टेक्स्ट बुक में 12th की जो टेक्स्ट बुक होती है 1 से लेकर 10 तक के जो पेज नंबर है वहां तक की सारी बातों को हम लिख के लाए हैं, निचोड़ करके लाए हैं। क्लियर? तो बातें करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आवेश किसे कहते हैं। स्टूडेंट आवेश की परिभाषा आपने 10th क्लास में भी सीखी थी। यहाँ कुछ अच्छी बातें करेंगे, बहुत सुंदर बातें करेंगे जिससे कि आपको और भी रुचिकर लगे। क्लियर? तो ध्यान दें स्टूडेंट, पदार्थ का जो वह गुण होता है, वह गुण जिसके कारण वस्तु में क्या हो? आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्लियर? ये वास्तव में किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण। आपने देखा होगा यदि हम कोई कांच की प्लेट रेशमी बालों सिर के बालों से रगड़ें तो कुछ समय बाद अगर उसे धरती या उसे रेत के कण के पास ले जाए तो वो रेत के कण को क्या करने लग जाती है? हल्का अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको रगड़ने में, उसको कांच की छड़ को या कांच की पैमाना जो भी लिया है आपने रगड़ने के लिए, कि रगड़ने के बाद उसमें क्या उत्पन्न हो गया? हल्की वस्तुओं को, कणों को, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण डेवलप हो गया। क्लियर? इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? कि आवेश हो गया। क्या हो गया? आवेश। तो इस गुण के कारण वस्तु तो कहलाएगी वैद्युतमय, इस गुण के कारण वस्तु कहलाएगी वैद्युतमय, लेकिन इस गुण के आ जाने से वस्तु में क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। क्लियर? ऐसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। दूसरी परिभाषा देख लें, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने कहा था ना अभी, मैंने क्या कहा था कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? वैद्युत क्षेत्र, और गतिमान आवेश उत्पन्न क्या कर सकता है? वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न कर सकता है वो गतिमान आवेश। क्लियर? तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की बातें की है, सेकंड परिभाषा लिखी है मैंने। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करते हैं कि आवेश कैसे आता है, जरा वो समझेंगे। पहले समझ लें कि आवेश आता क्यों है। जो आवेश की जो संकल्पना की बात करते हैं तो आवेश की जो संकल्पना होती है वो किसके आधार पर होती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। आप जानते हो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो उदासीन होता है, उसके अंदर समान मात्रा में प्रोटॉन होते हैं, समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? आपने सीखा है कोई पदार्थ है समान मात्रा में इस पर प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? ये आपने सीखा है। स्टूडेंट्स में होता क्या है
कि किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो उसमें दो चीज भाग ले सकती हैं, या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम प्रोटॉन भाग नहीं लेते, कभी भी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ऐसा क्यों, जरा समझिए। तो मैंने जो बताई है आवेश की संकल्पना में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। यानी संकल्पना जो है आवेश कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे बना है, कैसे उत्पन्न होता है, वो किसके आधार पर परिभाषित करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित करते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें हम पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया तो पदार्थ के अंदर तो प्रोटॉन भी होते हैं समान मात्रा में, आपने प्रोटॉन के आधार पर संकल्पना क्यों ना की। तो इसकी दो वजह है। इसकी क्या है, दो वजह। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अधिक भारी होने के कारण यह क्या होगा, स्थानांतरित नहीं हो पाता। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 गुना होता है। कहने से मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, जिस कारण केवल इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित हो सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। क्लियर। सेकंड जो पॉइंट है वो सबसे खास है। सेकंड पॉइंट ये बात की, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, उनके प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो नाभिक की जो बल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही प्रबल होता है। क्लियर। जिस कारण वह पर नाभिक को छोड़कर या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल है उसे वो छोड़कर नहीं जा सकते, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित नहीं हो सकते। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में जो स्थित होते हैं उन पर लगने वाला जो बल होता है वो बहुत कम होता है, जिस कारण वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में शिफ्ट हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बातें करें, आवेश के प्रभाव, आपके आवेश के प्रकार। स्टूडेंट आवेश आपने ये पढ़ा है, किताब में भी लिखा है, हर किताब में बताया है कि लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक हमारे पास जो यूनानी दार्शनिक जो बताए थे वो थेल्स ने क्या किया था, एम्बर को किस रगड़ा था, ऊन से रगड़ा था। आपने सीखा है कि एम्बर पदार्थ को किस रगड़ा था, ऊन से रगड़ा था। और बाद में जो गिलबर्ट थे उन्होंने पता लगाया कि एम्बर की तरह अन्य पदार्थों को भी हम रगड़े तो उनमें भी क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है और वस्तु कैसे हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। जरा प्रयोग समझेंगे। मैंने यहाँ पे कोई ऊनी वस्त्र ले लिया और एक कांच की प्लेट ले ली। जैसे अन्य पदार्थ में मान लिया हमारे पास ये क्या है, ऊनी वस्त्र है। कौन है ये, ऊनी वस्त्र। और हमने क्या कर दिया कि कांच की छड़, किसको रगड़ दिया, कांच की छड़ को। क्लियर। हमने कोई ऊनी वस्त्र को किससे रगड़ दिया, कांच की छड़ से रगड़ दिया। क्लियर। कांच की छड़ से रगड़ने के बाद यदि मैं एक कांच की छड़ को रगड़ के दूसरे कांच की छड़ के पास लाऊं, मैंने क्या कहा कि दोनों कांच की छड़, यानी कांच की छड़ को मैं रगड़ के एक दूसरे के पास लाऊं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टूडेंट आपने पढ़ा है, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। क्लियर। प्रतिकर्षित करती है। यदि मैं उनसे रगड़ूं, मैं बिल्ली की खाल से एबोनाइट छड़ को रगड़ूं, बिल्ली की खाल मान ली मेरे पास बिल्ली की खाल है, ये बिल्ली की खाल को अगर मैं एबोनाइट की छड़ से रगड़ूं या एबोनाइट को बिल्ली की खाल की छड़ से रगड़ूं, बिल्ली की खाल से रगड़ूं, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं इन दोनों छड़ों को आपस में लाऊं, एबोनाइट की छड़ को लाऊं, तो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद यदि हम क्या करें, यदि एक को हम ऊनी वस्त्र से रगड़े, यानी कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र रगड़े और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े, तब दोनों को संपर्क में लाएं तो क्या होगा। यदि मैंने कांच की छड़ को तो रगड़ा ऊनी वस्त्र से, ध्यान दें, मैंने कांच की छड़ को तो रगड़ा ऊनी वस्त्र से और एबोनाइट छड़ को रगड़ा बिल्ली की खाल से। ये एबोनाइट छड़ है, इसको रगड़ा बिल्ली की खाल से, तो इन दोनों में क्या होता है स्टूडेंट, ये एक दूसरे को क्या करने लग जाती है, आकर्षित करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, आकर्षित। ये इधर खींचते, ये इन दोनों में क्या होने लग जाता है, आकर्षित। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पे हमें एक बात समझ में आती है कि हमने किसी चीज को रगड़ा और रगड़ने के बाद ऐसा हुआ क्या कि जिसके कारण वस्तु पर आवेश आ जाता है और वस्तु वैद्युतमय कहलाती है। तो उसमें जो बात आती है वो आगे भी सीखेंगे हम। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने के कारण वस्तु में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। क्लियर। अब स्टूडेंट बात करें कि आवेश क्या प्रकार के हो सकते हैं, जरा वो समझें। हमने देखा कि अगर हम कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र रगड़ते हैं और एक दूसरे को संपर्क में लाते हैं तो प्रतिकर्षित करती है। ऐसे मैंने एबोनाइट छड़ को बिल्ली की खाल से, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं, इनको भी नोट करना। एबोनाइट छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़े तो भी वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन मैंने एक छड़ को, कांच की छड़ को तो ऊनी वस्त्र से रगड़ा, दूसरी को किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से, एक दूसरे के संपर्क में लाया। लाने के बाद क्या होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती, रिपेल नहीं करती, वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ। क्लियर। बात समझ में आई यहाँ तक कि ऐसा क्यों हुआ।
कि ये आकर्षित करने लग गई। पहले तो रिपेल कर रही थी एक दूसरे को, अब ये आकर्षित कर रही है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, इन पर कैसा आवेश आ जाता है, इन पर समान आवेश है। जो कांच की छड़, वो कांच की छड़ के पास डालने लगकर, तो इन पर समान आवेश होने के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण करती है। जबकि इन पर क्या होता है, कांच की छड़ एवं की छड़, इन दोनों पर कैसा आवेश होता है, विपरीत होता है। क्लियर भाई, एक दूसरे के पास आकर्षित वही तो होगा जो विपरीत प्रकृति का होगा। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, विपरीत आवेश के कारण क्या होगा, आकर्षण होगा। विपरीत आवेश के कारण क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। अब हम कह सकते हैं कि दो वस्तु ऐसी हैं जो आकर्षण महसूस करती हैं और दो वस्तु ऐसी भी हैं जो प्रतिकर्षण महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आवेश भी दो प्रकार का हो सकता है। क्लियर, जरा समझे कि आवेश धनावेश और ऋणावेश, यानी हमने यहां पे भी लिखा है कि आवेश कब कब धनात्मक हो सकता है और कब कब ऋणात्मक हो। जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ूं तो कांच की छड़ जो हो जाती है वो धनात्मक हो जाती है, लेकिन रेशम का कपड़ा कैसा होता है, ऋणात्मक हो जाता है। कांच बिल्ली की खाल को रगड़ूं तो वो धनात्मक होगी और ये कैसा होगा, उस पर आवेश कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। ऊनी कपड़ा पर धनावेश आ जाएगा, उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। क्लियर। अब स्टूडेंट बातें करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं कि ध्यान रखना आवेश भी दो प्रकार के हो गए। आवेश क्या प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए हमारे पास, धनावेश और ऋणावेश। एक पर धनावेश आ जाता है और एक पर ऋणावेश। अब बातें करें किसी परमाणु में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी परमाणु में स्थित वे इलेक्ट्रॉन क्या हो जिन पर नाभिक जो बल है, नाभिक के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। आप जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों तरफ जो कोषें होती हैं उनमें कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक बल कैसा होता है, नगण्य होता है। तो वे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो उन पर इलेक्ट्रॉन बल आकर्षण बल नगण्य होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, गति करते हैं। ये क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर। आवेश के मात्रक एम्पीयर सेकंड और स्टेट कूलम, ऐसा ही मात्रक है। और ये सीजीएस उसका दूसरा मात्रक है कूलम। आवेश को हम क्यू से भी लिखते हैं, जरा वो समझिए। और मात्रक एम्पीयर सेकंड और सीजीएस स्टेट कूलम। क्लियर। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम और ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पीयर सेकंड। क्लियर। स्टूडेंट अब बातें करते हैं आवेश के गुण के बारे में बातें करते हैं। जरा इन पॉइंटों को याद रखना। एक मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 3, एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 6, नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 9, पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 12। इनका यूज बीच बीच में होगा स्टूडेंट, आप इन्हें नोट कर लें। क्योंकि माइक्रो कूलम कहे तो 10 की घात माइनस के 3 कूलम, कूलम मतलब आवेश का मात्रक है। माइक्रो कहे तो 10 की घात माइनस के 6 कूलम होगा। और नैनो कहे तो 10 की घात माइनस के 9, पिको कहे या माइक्रो कहे तो 10 की घात माइनस के 12 होगा। आप फेयर में नोट कर लेने, आपका बीच बीच में यूज होगा इसका। क्लियर, आपके फेयर में नोट होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हम आवेश के गुण के बारे में बात करते हैं। आपने सीखा सजाती जो आवेश है, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर। दूसरा आवेश अचर होता है। आवेश क्या होता है, अचर। अचर का मतलब होता है कि इस पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसे कितनी भी गति कराओ, आवेश कभी भी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान तो चेंज हो जाएगा। द्रव्यमान यदि वस्तु वेग में है, वस्तु गतिशील अवस्था में, तो उसका द्रव्यमान भी चेंज हो जाता है। लेकिन ये आवेश गतिमान अवस्था में भी क्या होता है, नहीं बदलता। इसलिए आवेश कैसा है, अचर है। क्लियर। उसके बाद आवेश क्वांटीकृत होता है। स्टूडेंट इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा। आवेश क्वांटीकृत क्या है, क्वांटीकृत क्या है वो समझेंगे। और एक आवेश रचन, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बीजगणितीय योग का गुण होता है, यानी ये अदिश राशि होने के कारण इन्हें हम बीजगणितीय योग के आधार पर जोड़ सकते हैं, बीजगणितीय योग के आधार पर घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु का आवेश Q 2Q और एक वस्तु का आवेश 3Q, डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं अदिश रूप में। क्लियर। अब स्टूडेंट सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए दो वस्तुएं हमारे पास, एक कांच की प्लेट की है, दोनों इस पे क्या है, प्लस आवेश है और इस पे भी क्या है, प्लस आवेश है। क्लियर। तो ये एक दूसरे को क्या करती है, हटाती है, एक दूसरे को क्या करती है, दूर हटाती है। ये इधर हटाती है तो ये क्या हो जाती है, घूमने लग जाती है। ये क्या हो, घूमने लग जाए। जो समान आवेश होने के कारण क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर। यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, अगर यहाँ इस पर प्लस आवेश है, इसमें क्या है, प्लस आवेश है, और इस पर क्या है, इस क्षण पर क्या है, माइनस आवेश है, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को ये आकर्षित करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, एक दूसरे को ये आकर्षित खींचने लग जाती है। क्लियर। तो वही चीज मैंने यहाँ समझाई, वो चीज यहाँ समझ में आएगी, आकर्षित।
तो ध्यान रखना, समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट 2 पॉइंट और ध्यान रखना, हमने सीखा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी धनावेश और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऋणावेश। ये हम नेक्स्ट में भी समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर समझेंगे। आप रिवाइज कीजिए जब तक। स्टूडेंट रेगुलर हम वीडियो बनाते रहेंगे, रेगुलर हम आते रहेंगे, आप इन्हें जब तक रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझे, फेयर में स्टार्ट कर दीजिए, फेयर में नोट्स बनाइए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जब तक इन्हें रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझे। स्टूडेंट ध्यान रखना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये 2 दिन जो पढ़ाऊंगा मैं, ये पेज नंबर 1 से लेकर 10 तक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में। आप उसे खोल के पढ़े, ध्यान से पढ़े, आपको सब मैटर बुक्स में दिखेगा, मिलेगा। ये पेज नंबर 1 से लेकर 10 तक का पार्ट हम 2 दिन में कवर कर पाएंगे। जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए नमस्कार।